हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन विषय पर एक संवाद का आयोजन किया? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन बी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ऑप्शन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन पर। आइए इसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 30वें विश्व ओजोन दिवस से पहले एक संवाद आयोजित किया। इसका विषय था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को कम करके ओजोन परत की रक्षा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता है। पर्यावरण सचिव लीना नंदन, आप ध्यान दीजिए, जो पर्यावरण सचिव हैं लीना नंदन ने सहयोगात्मक प्रयासों के कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भारत की सफलता पर प्रकाश डाला। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत के निवासी प्रतिनिधि एंजेला लुसगी ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने में भारत के नेतृत्व की प्रशंसा की। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद MSDC बैठक कहां आयोजित की गई? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोवा। आइए इसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। गोवा में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद MSDC भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण परिणामों के साथ संपन्न हुई। केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया। चर्चा बंदरगाह आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी, अनुपालन, समुद्री पर्यटन, नेविगेशन, स्थिरता और बंदरगाह सुरक्षा पर केंद्रित थी। संकटग्रस्त जहाजों के लिए शरण स्थल बनाने और बंदरगाहों पर रेडियोधर्मी पहचान उपकरण लगाने जैसी नई चुनौतियों का समाधान किया गया। नाविकों को बेहतर कार्य स्थितियों के साथ आवश्यक श्रमिकों के रूप में मान्यता दी गई। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य और बंदरगाह रैंकिंग प्रणाली पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नीति संरेखण और गैर प्रमुख बंदरगाहों के विकास में MSDC की भूमिका पर प्रकाश डाला। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने हितधारकों और अधिकारियों के बीच संचार में सुधार के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन ए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन बी विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आइए इसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने वाणिज्य विभाग द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य व्यापार और उद्योग के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक सीधा और पारदर्शी चैनल प्रदान करके हितधारकों और अधिकारियों के बीच संचार में सुधार करना है। यह लोगों को कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता को खत्म करते हुए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। पोर्टल समस्या समाधान को सरल बनाकर वाणिज्य और व्यापार क्षेत्रों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह
विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड, रबड़ बोर्ड और APEDA जैसे कई विभागों के लिए सुलभ है। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य बना? ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी कंबोडिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अल्जीरिया। आइए इसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। अल्जीरिया हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NBD का नया सदस्य बन गया है, जिसे आधिकारिक तौर पर सितंबर 2024 में सदस्यता का दर्जा प्राप्त होगा। अल्जीरिया से पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और मिस्र जैसे देशों भी NBD में शामिल हुए थे। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही इरुला जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में निवास करती है? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, झारखंड और बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। आइए इसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। चेन्नई के पास इरुला आदिवासियों द्वारा संचालित इरुला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी का भविष्य अनिश्चित है। इरुला भारत के सबसे पुराने स्वदेशी समुदायों में से एक हैं और उन्हें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वे मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में रहते हैं और तमिल और कन्नड़ से संबंधित इरुला भाषा बोलते हैं। इरुला एक प्रमुख देवता कन्नुम्मा, जो कोबरा से जुड़ा है, के साथ सर्वेसरवादी हैं। पारंपरिक रूप से शिकार, हर्बल दवा, सांप पकड़ने में कुशल, वे सांपों को बचाने और विष निकालने में विशेषज्ञ हैं। उनका सहकारी भारत में सांप रोधी विष बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला 80% विष, ध्यान दीजिएगा इस पे, 80% विष की आपूर्ति करता है। हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में किस सशस्त्र बल ने दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय सेना, यानी ये भारतीय थल सेना के विषय में बात हो रही है यहाँ पे। भारतीय सेना ने रक्षा पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया। यह परियोजना स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली पर आधारित है, जो रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन प्रक्रियाओं को सरल बनाती है। भारतीय सेना CSC ई-गवर्नेंस लिमिटेड और HDFC बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से स्वागत और सुविधा केंद्र स्थापित किए गए थे। ये केंद्र एक ही स्थान पर स्पर्श सक्षम पेंशन सेवाएं और अन्य नागरिक सेवाएं प्रदान करते हैं। पहले चरण में नई दिल्ली, जालंधर और बेंगलोर जैसे प्रमुख शहरों में 14 केंद्र स्थापित किए गए थे। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर VLE अक्सर दिग्गज HDFC बैंक के वित्तीय समर्थन से इन केंद्रों का प्रबंधन करते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा
ओफियोडोकोर्डिसेप्स यूनिलैटरलिसिस क्या है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी कवक। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कवक। आप देख सकते हैं आईएन के बारे में हम जानते हैं, ये उस कवक का चित्र है। वन्य जीव शोधकर्ता क्रिस केटोला ने ओफियोकार्डिसेप्स यूनिलैटरलिसिस नामक ज़ोंबी कवक से संक्रमित एक टारेटुला का वीडियो साझा किया। यह कवक अपने पोषक तत्वों को खत्म कर देता है और प्रजनन के लिए अपने शरीर को बीजाणुओं से भर देता है। कवक मेजबान के दिमाग और मोटर कार्यों को नियंत्रित करता है और फिर शरीर को खा जाता है। कार्डिसेप्स कवक मुख्य रूप से अकशेरुकी जीवों, विशेष रूप से चींटियों और मकड़ियों जैसे कीटों को संक्रमित करता है। टारेंटुला थेराफोसिडे परिवार से संबंधित बड़े बालों और मकड़ियों हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया भर के टारेटुला की 900 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। टारेटुला रात में शिकार करने वाले जीव हैं जिनकी औसत शरीर की लंबाई 5 इंच और पैर की लंबाई 11 इंच तक होती है। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने सड़क सुरक्षा पर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्थिति रिपोर्ट जारी की? हमारे पास 4 ऑप्शन है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके बारे में आइए हम थोड़ा जान लेते हैं। चोट की रोकथाम और सुरक्षा संवर्धन पर 15वें विश्व सम्मेलन में WHO की सड़क सुरक्षा पर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में वैश्विक सड़क यातायात मौतों का 28% हिस्सा, आप इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा, 28% हिस्सा है, जिसमें अनुमानित मौतें 3,30,222 मौतें होती हैं। भारत में 2021 में लगभग 2,16,618 अनुमानित सड़क यातायात मौतें थीं। आप इन डेटा को जरूर ध्यान दीजिएगा, जिनमें 1,53,972 मौतें रिपोर्ट की गई। 2 पहिया और 3 पहिया वाहन चालक सवार इन मौतों का 45.1% हिस्सा बनते हैं। भारत की सड़क यातायात मृत्यु दर प्रति 1 लाख लोगों पर 15.4 है, जो वैश्विक दर 15 से अधिक है। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटका। आइए इसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। हाथियों के एक गश्ती दल ने हाल ही में बांदीपुर टाइगर रिजर्व के मद्दूर रेंज में एक रेल बैरिकेड में फंसे एक हाथी को बचाया। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक के मैसूर और चामराजनगर जिलों में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के त्रि-जंक्शन पर स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह पश्चिमी और पूर्वी घाटों पर पारिस्थितिक संगम है। यह रिजर्व कभी मैसूर साम्राज्य के शासकों के लिए शिकार का मैदान था। इसे 1931 में मैसूर के महाराजा द्वारा वेणुगोपाल वन्य जीव पार्क के रूप में स्थापित किया गया था और सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बांदीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में विस्तारित किया गया था।
रिजर्व उत्तर में काबनी नदी और दक्षिण में मोयर नदी से घिरा है। और इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त हुए। हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज लाते रहेंगे। धन्यवाद।